हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुदरत ने बहुत सारे हक अपने पास रखे हुए हैं, इसीलिए इंसान जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। वह सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। प्रोफेसर मुकेश बालियान अपने रूम में अकेले बैठे थे। अनमने मन से आज दिन में ही वे शराब पीने बैठ गए थे। अभी उन्होंने एक पैग खाली किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी दूसरा पैग लगाने को मन नहीं हो रहा था। वे अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। बेवजह ही वे मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कुराहट के साथ अचानक से रो भी पड़े थे। औरतों की तरह मर्द दूसरों के सामने मुश्किल से ही रोता है, लेकिन अकेले में वह अपने दुख में फूट फूट कर रोता है और अपनी बुझदिली को छिपाता है। जब भावनाओं का जोर कुछ कम हुआ तो प्रोफेसर मुकेश बालियान ने आंखों में आए आंसुओं को रुमाल से पोंछने के बाद मन को हल्का करने के लिए एक सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट से उड़ते धुएं के छल्ले उन्हें अपनी जिंदगी के छल्लों की तरह एकदम खोखले लग रहे थे। वे सोचने लगे कि आज डायरेक्टर को इस्तीफा सौंपने के बाद उनका और यवनिका का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये प्यार भी अजीब चीज़ है, साथी का साथ छूटने से ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। जीते जी मौत का सा एहसास होने लगता है। जिसने कभी टूटकर प्यार किया हो वही तो इसको महसूस कर सकता है। उन पत्थर दिलों का क्या, जिन्होंने प्यार को हवस या खिलौना समझा। प्रोफेसर मुकेश बालियान ने सिगरेट का आखिरी छल्ला हवा में उड़ाया और फिर अपना इस्तीफा लिखना शुरू किया। लिखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, बस वे तो अपना एक वादा पूरा कर रहे थे, जिसके पूरा होने से किसी की जिंदगी खुशियों से लबरेज हो जानी थी। जैसा उनके साथ हुआ किसी और के साथ न हो, इसीलिए वे इस्तीफा दे रहे थे। प्रोफेसर मुकेश बालियान की ट्रेन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शाम 5:15 पर छूटनी थी। अपने जरूरी सामान का सूटकेस और एक बैग उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। बड़ी ई2 में टिकट का जुगाड़ भी जैसे तैसे हो ही गया था। वे अपना इस्तीफा डायरेक्टर को सौंपकर मुंबई छोड़ने की पूरी तैयारी में थे। मुंबई छोड़ने की वे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देना चाहते थे। इस्तीफा लिखने के बाद प्रोफेसर मुकेश बालियान ने डायरेक्टर कुलदीप खंडेलवाल से मिलने के लिए समय मांगा। डायरेक्टर अभी ऑफिस में ही थे। प्रोफेसर मुकेश बालियान के इस्तीफे को अचानक अपने सामने देखकर उनका चौंक जाना लाजिमी था। ऐसे हालात में जो बातचीत हो सकती थी वह हुई, लेकिन जब कोई अपनी जिद पर अड़ा हो तो उसे कौन रोक सकता है। आखिरकार मुकेश बालियान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सारी औपचारिकताएं पूरी करवा ली गईं। मुकेश बालियान टैक्सी पकड़कर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उनकी ट्रेन तेजस राजधानी एक्सप्रेस मुंबई छोड़ने के लिए तैयार थी। प्रोफेसर मुकेश बालियान ट्रेन में अपनी सीट पर लेट गए और पुरानी यादों में खो गए। उनकी कहानी का कथानक कुछ ऐसा था। आज से तकरीबन 30 साल पहले प्रोफेसर मुकेश बालियान इसी ट्रेन से पहली बार मुंबई आए थे। उन्होंने सांख्यिकी की एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता पास की थी और उनका एडमिशन मुंबई के एक नामचीन जैव सांख्यिकी संस्थान में हो गया था। उन्हें खुशी थी कि पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठा रही थी। उन्हें तो बस मेहनत कर KMSC बायोस्टैट की डिग्री अच्छे अंकों से हासिल करनी थी। पहले ही दिन मुकेश बालियान की मुलाकात अजनबी यवनिका से हुई थी। मुलाकात क्या, ये तो पहली नज़र का प्यार था। मुकेश, किस जगह से हो तुम? यवनिका ने सवाल पूछा था। मैं उत्तर प्रदेश से, मुकेश ने छोटा सा जवाब दिया था। अरे, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? यवनिका सही जगह जान लेना चाहती थी। बिजनौर जिले से। अरे, ये बिजनौर कहाँ है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। यवनिका, चाय तो लो। चाय ठंडी हो रही है। मेरठ का नाम तो सुना होगा तुमने, बस उसी से 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में उत्तराखंड के बॉर्डर पर बिजनौर जिला है। मतलब हरिद्वार के आसपास। बिल्कुल सही यवनिका। मुकेश सोचने लगा था कि यवनिका बहुत कुछ पूछने वाली है, लेकिन मुकेश के मन में भी जिज्ञासा जगी। उसने पूछा, यवनिका, तुम कहाँ से हो? मैं तो महाराष्ट्र की हूँ, नागपुर से, यवनिका ने बताया। इससे पहले कि यवनिका कुछ और पूछती, मुकेश ने उठते हुए कहा, ठीक है यवनिका, कल मिलते हैं। यवनिका ने अनमने मन से कहा, ठीक है। लेकिन यवनिका के मन में मुकेश को लेकर अभी भी कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। वह तो सारे सवाल आज ही पूछ लेना चाहती थी। वह वहां से प्यासे पपीहे की तरह उठी। जल्दी ही मुकेश और यवनिका में गहरी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों की अच्छी जोड़ी बन गई थी। संस्थान में यह कोई अचंभे की बात नहीं थी। वहां तो कई प्रेमी जोड़े थे।
ऐसे कई छात्र जोड़े थे जो पहले एमएससी करते, फिर यहीं से पीएचडी करते और यहीं प्रोफेसर बन जाते थे। मुकेश और यवनिका के परिवार वाले भी उनके प्रेम संबंधों के बारे में जान गए थे, लेकिन उन्हें भी कोई एतराज नहीं था। उन दोनों के परिवार सुलझे हुए और समझदार थे। एक बार संस्थान की ओर से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, शिमला और धर्मशाला के लिए 10 दिन का टूर गया था। यवनिका और मुकेश वहां रूमानी दुनिया में खो गए थे। जवानी के जोश में मुकेश सब कुछ कर लेना चाहता था, लेकिन यवनिका ने कहा था, मुकेश, हम कोई नादान बच्चे नहीं हैं जो ऐसी गलती करें। हम जानवर नहीं हैं कि अपनी हवस पर कंट्रोल न रख सकें। हम इंसान हैं। ये सब काम शादी के बाद। उस दिन से मुकेश की नज़रों में यवनिका की इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। वह देखता था कि हवस के मारे प्रेमी जोड़े कितने मौजमस्ती में डूबे रहते हैं और फिर आए दिन जानवरों की तरह आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे उनमें कोई शर्महया बची ही न हो। मुकेश सोचने लगा कि यवनिका कितनी समझदार है। वह चाहती तो मौजमस्ती के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा और समय होता है। सच्चा प्यार हवस का गुलाम नहीं होता। प्यार तो जिंदगी में कुर्बानी मांगता है। समय गुजरता गया और उसी संस्थान से मुकेश और यवनिका ने पीएचडी भी कर ली। इसके बाद यवनिका और मुकेश अपने अपने घर चले गए। दोनों पढ़ लिख कर भी अभी बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे। यवनिका के पापा को उसकी शादी करने की जल्दी थी। वह 28 साल पार कर चुकी थी। एक दिन यवनिका के पापा नितिन साल्वे ने उससे कहा, यवनिका, मुझे तुम्हारी शादी की बड़ी चिंता है। मैं बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ, मेरा लिवर भी जवाब दे रहा है। मुकेश अच्छा लड़का है, लेकिन वह अभी बेरोजगार है और नौकरी तलाश रहा है। मैं उसके हाथ में तुम्हारा हाथ कैसे दे दूं? आखिर बेटी का बाप हूं। बेटी के सुख में ही तो बाप का सुख बसता है, कहकर यवनिका के पापा कुछ मायूस से हो गए थे। तब यवनिका बोली, पापा, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। मुकेश नौकरी की तलाश तो कर ही रहा है। यवनिका, मैंने बहुत सोच समझ कर यह कहने की हिम्मत की है। बेरोजगारी के जमाने में नौकरी का क्या भरोसा। मेरी चिंता कड़वी हकीकत है। आज अगर भावनाओं में बहकर मैं तुम्हारा हाथ एक बेरोजगार के हाथ में दे दूं, तो कल तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। यवनिका जानती थी कि उसके पापा सही बोल रहे हैं। इतने नामचीन संस्थान से पीएचडी करने के बाद भी लोग उसकी बेरोजगारी पर तंज कसने से नहीं चूकते थे। यवनिका ने कहा, पापा, बस कुछ दिन का समय और दे दो। किसी न किसी संस्थान में हम दोनों की नौकरी लग ही जाएगी। यवनिका, मैं 2 साल से इंतजार ही तो कर रहा हूँ, नहीं तो कब का तुम्हारे हाथ पीले कर देता। अब एक अच्छा सा लड़का निगाह में आया है तो तुमसे ये सब कह रहा हूँ। अपनी ही बिरादरी का एक लड़का मुंबई में इनकम टैक्स महकमे में अफसर लगा है। वह हैंडसम है और अच्छी पगार वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने हाथ में है। वह जिनका लड़का है वे हमें अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूं बेटी की इस मौके को हाथ से न जाने दूं और अपने प्राण निकलने से पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। उस रात यवनिका ने मुकेश से फ़ोन पर लंबी बातचीत की। मुकेश ने कहा, यवनिका, ऐसा लगता है कि यह पीएचडी ही बोझ बन गई है। किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करता हूं तो कंपनी वाले ये कहकर तर्का देते हैं कि कल तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई तो हमारी नौकरी छोड़कर भाग जाओगे। तो मुकेश, अब क्या करना है? मैं तो बहुत परेशानी में हूँ। पापा मेरी शादी करने की जिद पर अड़े हुए हैं। यवनिका, जब इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो शादी कर लो ना। पापा की बात मान लो। मेरी नौकरी के इंतजार में तो तुम बुढ़िया हो जाओगी। मेरी तो अपने माँ बाप से भी खटपट हो गई है। मैं अलग रह रहा हूँ। एडहॉक पर एक डिग्री कॉलेज में नौकरी करके किसी तरह अपना खर्चा चला रहा हूँ। तो क्या हुआ मुकेश, मैं भी ऐसी ही कोई प्राइवेट नौकरी कर लूँगी। आखिर मैंने भी तो पीएचडी की हुई है। रहेंगे तो दोनों साथ। नहीं यवनिका, मैं इतना मतलबी नहीं कि अपने चलते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो मुकेश? हमने प्यार किया है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? यवनिका ने गुस्सा जताते हुए कहा। लेकिन मुकेश तो जैसे आज ज्ञान का पितामह बना बैठा था। वह फिर से ज्ञान बखारने लगा। यवनिका, हालात को समझो। आदमी तो अकेले भी जिंदगी काट लेता है, लेकिन औरत के लिए अकेले जिंदगी काटना इस दुनिया में मुहाल हो जाता है। और ध्यान रखो तुम, मुकेश, यह क्या पागलपन लगा रखा है? कहीं भांग तो खाना नहीं शुरू कर दिए हो? क्या बेवकूफ़ों वाले उपदेश दिए जा रहे हो? कहीं मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाहते हो?
कहीं अपने गांव में जाकर किसी दूसरी लड़की से तो चक्कर नहीं चला बैठे। बस इन औरतों के साथ यही परेशानी होती है, जरा सी बात हुई नहीं कि दूसरी औरत का शक दिमाग में बैठ जाता है। मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूं और तुम बेबुनियाद आरोप लगाए जा रही हो। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मुकेश, जब किसी मर्द को किसी औरत से छुटकारा पाना होता है तो वह ऐसी ही पागलों जैसी बातें करने लगता है। जाओ मरो तुम उस चुड़ैल के साथ, और आज के बाद फिर कभी मुझे फ़ोन करने की कोशिश भी मत कर लेना। यवनिका ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और फफक कर रोने लगी। मुकेश भी अपनी बेबसी पर रो रहा था। उसे लगा कि अगर उसके पास अच्छा रोजगार होता तो यवनिका उसकी होती। वह शान से उसे दुल्हन बनाकर अपने घर लाता। वह अब किस मुंह से यवनिका के पापा से यवनिका का हाथ मांगने जाए। प्यार में मजबूर करके यवनिका को लाना उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के सिवा क्या होगा? क्या प्यार का मतलब यही है? नहीं, किसी की जिंदगी को बर्बाद करना प्यार नहीं है। कुछ दिनों के बाद यवनिका की इनकम टैक्स अफसर दौलत साल्वे के साथ धूमधाम से शादी हो गई। वह अपने पति के साथ मुंबई में रहने लगी। सभी सुख और आराम उसकी जिंदगी में थे। उसे मुकेश की याद अभी भी आती थी, लेकिन सिर्फ चिढ़ और नफरत के साथ। उसने तो मुकेश को अपनी जिंदगी से निकाल ही फेंका था। यवनिका की किस्मत देखिए कि शादी के कुछ ही महीनों बाद वह उसी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई जहां से उसने पीएचडी की थी। वहां पहुंचकर यवनिका को मुकेश के साथ बिताए पुराने दिन याद आए, लेकिन उनमें अब सिर्फ नफरत का धुआं था। वे दिन अब उसे काटने को दौड़ते थे। यवनिका की जिंदगी खुशियों से लबालब भरी थी। पति दौलत साल्वे उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए उतावला रहता था। यवनिका की शानदार नौकरी लगने से उसकी खुशियां आसमान छू रही थीं। खुशियों से भरी जिंदगी के इसी मुहाने पर तकरीबन 1 साल के बाद एक दिन मुकेश यवनिका के सामने आ गया। उसे सामने देखकर पहले तो वह हैरान रह गई और फिर बिना सोचे समझे नफरत की आग के साथ तिड़क कर बोली, तुम और यहाँ? हाँ, मैं यवनिका, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गई हो? अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अब शादीशुदा हूँ। यवनिका, तुम्हें तुम्हारी शादी की बधाई। बस मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी भी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी लग गई है। क्या क्या कहा? तुम यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो? और वह चुड़ैल डायन कहाँ है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा? यवनिका, फिर वही पागलपन। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई दूसरी थी ही नहीं। तुमने बेवजह ही मुझ पर शक किया है। तुम मर्द सफ़ेद झूठ बोलने में माहिर होते हो और औरतों को निहायत ही बेवकूफ़ समझते हो, नहीं तो दुनिया का कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी होते हुए नहीं देख सकता। तुम उस डायन को कहीं भी छिपा लो जिसने तुम्हें मुझसे छीना है, लेकिन एक दिन तो वह सामने आएगी ही। मैं भी देखती हूँ कि वह कितनी हुस्न की परी है। अभी यवनिका और मुकेश की बात चल ही रही थी कि तभी उधर से प्रोफेसर राजीव खंडेलवाल आ गए और उन्हें अपनी बातें बंद करनी पड़ीं। कुछ ही दिनों में यवनिका को यकीन हो गया कि मुकेश की जिंदगी में कोई दूसरी नहीं है। तब एक दिन यवनिका ने मुकेश से अपने दिल की बात कही, मुकेश, भले ही मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास लौट आने के लिए तैयार हूँ, बस अपने प्यार की खातिर। ये सुनकर मुकेश हंसा और फिर बोला, यवनिका, मैंने अभी तक किताबों में ही पढ़ा था कि औरत प्यार में पागल हो जाती है और आज देख भी रहा हूँ। मुकेश, तुम मर्द क्या समझोगे औरत के दिल को? ये पत्थर दिल मर्दों की दुनिया औरत के कोमल दिल को समझ पाती तो ये दुनिया ही अलग होती। छोड़ो इन सब बातों को, अब इनमें क्या रखा है? मुकेश, तुम अपना फैसला सुनाओ। यवनिका, ये सही है कि तुम्हारा फैसला बहुत बड़ा है। एक औरत के लिए प्यार सबसे कीमती चीज़ है। इसके लिए वह अपनी इज्जत और समाज की भी परवाह नहीं करती है, लेकिन जिस मर्द को तुम इतनी आसानी से पत्थर दिल कह देती हो वह ऐसा होता नहीं है। वह कम जज्बाती होता है और दुनियादारी की परवाह करने वाला ज़्यादा होता है। मैं चाहूँ तो जज्बातों में बहकर तुम्हें भगा ले जाऊं, लेकिन इसके बाद जो होगा उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। क्या होगा, ज़रा मैं भी तो सुनूं। सबसे पहले तो यह समाज तुम्हें कलंकिनी कहेगा। तुम्हारा पति अंदर तक टूट जाएगा और तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे। मुकेश, तुम डरपोक हो। इन बातों से मुझे डराओ मत। अपना फैसला सुनाओ, हाँ या न। यवनिका, मैं इतना मतलबी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में भूचाल पैदा कर दूं और दुनिया हम पर थूके। मर्द जिंदगी में एक ही बार प्यार करता है, चाहे शादी वह 1000 कर ले।
औरत भी एक मर्द के दिल को नहीं समझ सकती। तुम मेरा फैसला सुनना चाहती हो तो सुनो, मैंने तो जिंदगी भर कुंवारा रहने का फैसला किया है। ये सुनकर यवनिका अपना सिर पकड़ कर बैठ गई, फिर अचानक से बोली, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई है, जिद्दी आदमी। न तुमने तब मेरी बात मानी और न अब मान रहे हो। आखिर क्यों रहोगे तुम सारी जिंदगी कुंवारे, बस मुझ पर एहसान चढ़ाने के लिए? लेकिन मैं तो कह रही हूं कि अब भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। देखो यवनिका, मैं साफ साफ कह देता हूं, मैंने तुमसे प्यार किया था और अब किसी और से नहीं कर सकता। एक मर्द ये काम कर ही नहीं सकता कि वह एक बार में दो औरतों से प्यार करे। हाँ, औरतों को कुदरत ने ये ताकत बख्शी है कि वह एक बार में एक से ज़्यादा मर्दों से प्यार कर सकती है, और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, हवस की नहीं। तुमसे बातों में मैं नहीं जीत सकती मुकेश। यवनिका, आखिरी बात, प्यार का मतलब सिर्फ शादी करना नहीं होता है। मैं तुम्हारे शरीर को छुए बगैर भी तुमसे प्यार कर सकता हूँ और जिंदगी भर कर सकता हूँ, कहकर मुकेश वहां से उठकर चला गया। यवनिका के मन में कई सवाल उठे और खत्म भी हो गए, लेकिन ये सुनकर उसे संतुष्टि हुई कि मुकेश उसे जिंदगी भर प्यार करता रहेगा। बाकी सब बातें यवनिका के लिए छोटी हो गई थीं। वह होंठों पर मुस्कान लिए अपनी कार की ओर बढ़ गई। सच में मुकेश उसी संस्थान में रहा। 26 साल गुजर गए थे, लेकिन न तो उसने शादी की और न ही उसका किसी लड़की या औरत से कोई अफेयर सुना गया। ऐसा लगता था मानो यवनिका से उसने अपने प्यार को शिद्दत से निभाया था। यवनिका ने एक दिन मुकेश को बताया, मुकेश, अब हम बुढ़ापे की दहलीज पर हैं और मैं इतिहास को दोहराते देख रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं यवनिका, मेरे बेटे दुष्यंत की गर्लफ्रेंड ने बोल दिया है कि अगर दुष्यंत की नौकरी नहीं लगी तो उसके पापा उसकी शादी कहीं और कर देंगे। तुम तो जानते ही हो कि दुष्यंत ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ यहीं से PhD की है। अब तुम्हें तो सब पता ही है कि यहाँ नौकरी एकदम से तो मिलती नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं है। मुकेश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मान लो कि वैकेंसी क्रिएट हो जाए तब? मैंने डायरेक्टर से बात की है, वे दुष्यंत को इसी कंडीशन पर यहीं लगवाने को तैयार हैं। तो यवनिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल ही यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ये सुनकर यवनिका बड़ी जोर से हंसी और बोली, मुकेश, या तो तुम बुढ़ापे में सठिया गए हो या फिर तुमने कोई जादू सीख लिया है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कल ही यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ न, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा जादूगर साहब, आपकी बात मान लेते हैं। अगले दिन जैसे ही यवनिका को पता चला कि मुकेश इस्तीफा देकर अपने गांव चला गया है, तो वह दौड़ते हुए डायरेक्टर के कमरे में पहुंच गई। आज उसने डायरेक्टर से अंदर आने की इजाज़त भी नहीं मांगी। वह हड़बड़ाहट में बोली, सर, क्या सचमुच मुकेश सर इस्तीफा देकर अपने गांव चले गए हैं? डायरेक्टर यवनिका की भावनाओं को समझेते थे। उनके हाँ में जवाब देते ही यवनिका ऐसे बिलख कर रो पड़ी जैसा उसका अपना कोई सगा मर गया हो। मुकेश का जाना यवनिका के लिए किसी हादसे से कम नहीं था। तन भले ही यवनिका ने अपने पति के नाम कर दिया था, लेकिन मन तो उसका मुकेश में ही रमा था। यवनिका के होंठों पर बस दो ही शब्द थरथराए, पागल आदमी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।